नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कीजिए। एसडीएक्स निफ्टी कमजोरी के साथ 11,500 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ, वहीं जापान के बाजार में और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी एक सपाट ट्रेंड आप देखेंगे। कल अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, अच्छी बढ़त डाउ में देखने को मिली, लेकिन फिर वो बढ़त डाउ ने गवा भी दी और 225 अंकों की मजबूत बढ़त को गवाकर सपाट क्लोजिंग दिखाई। टेक्नोलॉजी शेयर्स के दम पर नैस्डैक में 1.25% का उछाल जरूर देखने को मिला। विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे देखना चाहिए। साथ ही भारत और चीन के मुद्दे पर भी विस्तार से जानकारी लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत हैं, थोड़े मिले जुले आप कह सकते हैं। हल्की सी सुस्ती आपको इस समय एशिया के बाजारों में दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी ज़्यादा एक्शन नहीं है, बट कोई चिंताजनक संकेत भी नहीं है। दो तीन खबरें हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने कहा है कि यूएस ने 2018 में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स पर $200 बिलियन के इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए थे, वो नियमों के खिलाफ हैं। अब इसके ऊपर क्या एक्शन होगा वो तो देखना पड़ेगा, बट रहेगा। आज शाम आएगी फेड की पॉलिसी। हालांकि रेट्स में और एसेट खरीदारी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, पर इकोनॉमिक आउटलुक, ग्रोथ आउटलुक, अनएम्प्लॉयमेंट पर वो क्या कहते हैं ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। जब से अपने फेड ने अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम बदला है, तब उसके बाद ये पहली पॉलिसी है, तो वहां से भी अगर कुछ संकेत आए तो वहां पर नजर रहेगी। और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले आखिरी पॉलिसी है, तो इलेक्शन से लेकर क्या वॉलेटिलिटी रह सकती है उस पर फेड का क्या कहना है, यहां पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है आउटलुक के हिसाब से। कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों में देखें तो काफी मजबूत शुरुआत रही। दिन भर अच्छा ट्रेड हुआ, पर आखिरी घंटे में बिकवाली आई और डाउ तकरीबन 230-235 अंक फिसलकर सपाट बंद हुआ। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली आई, और क्योंकि ये फेड की पॉलिसी से पहले हुआ है, इसलिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। फेड की पॉलिसी के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो यहां पर चिंता नहीं होगी। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का अच्छा प्रदर्शन रहा। 1-1.25% की तेजी नैस्डैक में हमने देखी। दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का अच्छा प्रदर्शन रहा। आज एक नई IPO खुल रही है, स्नोफ्लेक, जो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। काफी इंटरेस्ट है इसमें। $33 बिलियन की वैल्यूएशन है कंपनी की, और हायर एंड ऑफ प्राइस बैंड $120 पर शेयर पर इसको प्राइस किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, वॉरेन बुफे ने कहा है कि वो भी इस IPO में हिस्सा लेंगे, और वो यूजुअली IPOs में भाग नहीं लेते हैं, तो इस लिहाज से भी देखें तो काफी बड़ी खबर है। इसके अलावा एप्पल फोकस में रहा। उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स की घोषणा की है। हालांकि नए आईफोन की अभी घोषणा नहीं करी है, वो अगले महीने कर सकते हैं। यूरोप के बाजार यहां पर तेजी ही देखने को मिली। सोने में दायरे में ही ट्रेड रहा, पर कच्चे तेल में हमने 3% का उछाल देखा है। यूएस के गल्फ कोस्ट पर एक और तूफान आने वाला है, तो उससे पहले थोड़ी चिंताओं की वजह से कच्चे तेल में उछाल आते हुए देखा है। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही भारत और चीन के मुद्दे पर लेटेस्ट डेवलपमेंट, फिलहाल क्या खबरें आती हुई देखने को मिल रही है? कल रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया था, आज राज्यसभा में बयान देंगे 11 बजे। हालांकि स्टेटमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट यहां पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो अरुणाचल के ऑपोजिट कुछ क्षेत्रों में, चाइनीज टेरिटरी में चाइना के ट्रूप मूवमेंट देखे गए हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में भारत ने भी इन जगहों पर अपने ट्रूप्स को रीइंफोर्स करा है। इसके अलावा जैसे कि कल रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, पर तनावपूर्ण है इस समय, और भारत किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। विंटर मंथ्स की तैयारी अब की जा रही है, क्योंकि चाइनीज पोजीशंस भी बिल्ड हुई हैं, तो भारत भी अब विंटर मंथ्स के लिए तैयार है, इस एरिया में जितना भी टाइम स्पेंड करना पड़े उसके लिए। इसके अलावा एक अच्छी खबर है, लॉजिस्टिकली अगर देखें तो ले मनाली रोहतांग अटल टनल अब बनकर तैयार हो गई है, और 25 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ले और मनाली का जो ट्रैवल टाइम है वो काफी कम हो जाएगा। 46 किलोमीटर से ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, और कुल टाइम भी 9 घंटों से काफी कम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मूवमेंट के लिए, आर्मी को राशंस पहुंचाने के लिए, वेपन्स मूवमेंट के लिए। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है लॉजिस्टिकली अगर देखें। पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, हालांकि कोई एडवर्स डेवलपमेंट नहीं हुआ है पिछले 24 घंटों में।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत और भारत और चीन के बीच जिस तरह से दीपांशु बता रहे कि स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट में कोई एडवर्स सिचुएशन फिलहाल आते हुए नहीं दिखी है। इन सब मुद्दों पर खास ध्यान रखना होगा। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, इसे एक बार देखें। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 1171 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 896 करोड़ की बिकवाली की है और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से करीब 302 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी है, लेकिन डीआईआईज कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के लिए जो ये डेवलपमेंट है, इससे आपसे समझना चाहेंगे, आज से कैश सेगमेंट में मार्जिन और पेनाल्टी के नए नियम लागू होंगे। ऐसे में ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए आपकी सलाह क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, नियम तो 1 सितंबर से लागू हो गए। सिर्फ 15 दिनों के लिए सेबी ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं या फिर मार्जिन में शॉर्टफॉल है तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते तो ब्रोकर्स पर पेनल्टी नहीं लगी। लेकिन वो 15 दिनों का रिलैक्सेशन, वो समय खत्म हो चुका है कल तक। और अब आज से अगर मार्जिन पूरी तरह से कलेक्ट नहीं किए गए और उसे रिपोर्ट नहीं किया गया तो ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स उनको पेनल्टी लगेगी। तो अब आज से नियम पक्के तौर पर लागू होते हुए दिखेंगे। अब तक है ना 15 दिन तक लोग आराम से सोचते थे कि ठीक है, समझ लेंगे, कर लेंगे, चल रहा है तो चलने दीजिए। तो अब वो लापरवाही नहीं चलेगी। और अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो अपने ब्रोकर से पहले समझ लें कि मार्जिन की कितनी जरूरत है। एक क्लेरिफिकेशन का सर्कुलर कल और सेबी की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह के मार्जिन आपको अपफ्रंट रखने होंगे और किस तरह के मार्जिन T+2, यानी कि आज ट्रेड कर रहे हैं तो 2 दिनों के भीतर भीतर आप दे सकते हैं। तो दोनों का फर्क आप समझ लें। अगर आप ब्रोकर हैं तो आपको समझ में आना ही चाहिए। सब ब्रोकर या फ्रेंचाइजी हैं तो आप भी अच्छे से समझ लें और अपने क्लाइंट्स को, यानी कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्हें समझा दें। तो नए नियम आपको समझ में आ जाने चाहिए ताकि आप ट्रेड करें तो आपको पहले पता होना चाहिए भाई कि मुझे कितना पैसा अपफ्रंट मार्जिन के तौर पर रखना है, कितना 2 दिनों में या तो एडवांस डिलीवरी के तौर पर या फुल पेमेंट के तौर पर देना होगा। प्लस अगर आप बेचना चाहते हैं कोई भी स्टॉक अपने पुरानी पोजीशन का या फिर आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा है तो वो भी सिस्टम समझ ले, उसमें मार्जिन उसमें भी लगेगा और वो मार्जिन का भी आपको एक पूरी तरह से कितनी रिक्वायरमेंट है वो समझ में आ जाना चाहिए। स्पेशली जो BTST ट्रेड कर रहे हैं, कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो आज खरीद कर कल या 1-2 दिनों में बेचना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपना सिस्टम अच्छे से ब्रोकर से समझ लें कि क्या आज का खरीदा हो कल बेच पाएंगे तो मार्जिन क्या दोनों तरफ लगेगा। ये सारी रिक्वायरमेंट है। और अगर उस मार्जिन को कम करना है तो किस तरह से प्लेज और रिप्लेज करके आप उस मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं या बचा सकते हैं। तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए 15 दिनों का समय सेबी ने दिया था। और आई एम श्योर कि 15 दिनों में किसी ने सीखने समझने की कोशिश नहीं की होगी, जैसा कि हमारी आदत है, आखिरी दिन ही हम काम करना चाहते हैं। तो अब जब लागू हो गया तो अब आज से सब सीखेंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, लेकिन साथ ही फिर आज के लिए विदेशी बाजार के संकेत एफआईआईज के आंकड़े को समझते हुए पहली रणनीति क्या रखनी होगी? देखिए, गैप से खुलेगा। अगर एसजेएक्स निफ्टी और थोड़ा और नीचे मिलेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। 11,375, 11,450 मजबूत सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तरों पर 11,650, 11,700 एक ऐसी रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई आपको नजर आएगी। बेसिकली जो एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा आपको कमजोर दिख रहा है, उसकी वजह बहुत ग्लोबल मार्केट से नहीं है, बल्कि कल जो संसद में रक्षा मंत्री ने बयान दिया और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के भीतरी इलाकों में जो थोड़ी सी हलचल बढ़ी है सीमा पर, तो सीमा पर जो तनाव है वो थोड़ा सा लोगों को सावधानी के साथ रखे हुए कि पता नहीं वहां पर आगे किस तरह से डेवलपमेंट होंगी, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी तनाव घटने के संकेत नहीं आ रहे। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं है लेकिन घटा भी नहीं है, तो सावधानी के संकेत वहां से आते हुए दिखे हैं। और ऐसे में बाजार आपको रेंज बाउंड रखकर दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके देगा। तो ये रेंज जो है वो मैंने आपको बता दी निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए 22,075, 22,275 ये नीचे सपोर्ट जोन है और ये आसानी से नहीं टूटने वाला। ऊपरी स्तरों पर 22,650, 22,850 मुनाफा वसूली की परफेक्ट रेंज है, जहां पर बार बार जाकर बैंक निफ्टी रुक रहा है। तो इस रेंज पर आपको फोकस करना है। ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ होंगे। अंडर करंट स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से कल बाजार ने निचले स्तरों से रिकवर होकर अच्छी क्लोजिंग दी, तो संकेत तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। गिरावट में खरीदारी का मौका देकर मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले
11,450 11,475 की रेंज में खुले तो वहीं तुरंत खरीदारी का मौका हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि 11,500 के नीचे वो शुरुआत होगी। तो देखते खुलने के बाद और ठीक अंदाजा लगेगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना ठीक है। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली हमारे पास अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की पहली ट्रेडिंग रेंज है और आप निफ्टी देखिए 11,375 से 11,450 के सपोर्ट जोन्स को बिल्कुल मानकर चले, 11,650 से 11,700 की ऊपरी रेंज होगी। वहीं बैंक निफ्टी 22,075 से 22,275 तक के सपोर्ट जोन्स को आप ध्यान में रखें, 22,650 से 22,850 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल्स का काम करते हुए दिखेंगे। और खासतौर से जिस तरह से अनिल जी ने बताया कैश सेगमेंट में मार्जिन और पेनाल्टी की जो नए नियम है, इससे अगर आसानी से समझना है तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। 8 बजे से आपको लगातार हम बताएंगे किस तरह से ये नियम लागू हुए हैं और इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके क्या मायने हैं, कैसे इसे समझना है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ते और जान लेते खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खबरों वाले शेयर्स लेकर देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले आप देखिए इवेंट्स में धानुका एग्रीटेक बोर्ड की बैठक है जहां पे बायबैक को लेकर कोई फैसला होता हुआ दिख सकता है और साथ ही आज 11 बजे आरबीआई गवर्नर फिक्की की जो इवेंट है वहां पर एड्रेस करते हुए दिखेंगे, तो इस पर क्या आता है इस पर भी नजर आएगी। इसके अलावा जो नतीजे आते हुए दिखे उसमें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसके नतीजे काफी मजबूत आते हुए दिखे हैं। अब देखिए जो बिक्री है वो करीब 9% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जो मार्जिन है और साथ ही कामकाजी मुनाफा है उसमें इस बार काफी अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है। 4 गुना इनकी कामकाजी मुनाफे में बढ़त होती हुई दिखी है 324 करोड़ पर, और मार्जिन इस बार 2.5% से बढ़कर 11.5% पे होते हुए दिखे। एक्सपेंसेस जो खर्च होते हैं कंपनी के उसमें इस बार थोड़ी सी कमी आती हुई दिखी है। साथ ही घाटे से मुनाफे में इस बार कंपनी आती हुई दिखी है, तो इस पर नजर रखें। स्पाइस जेट दूसरी तरफ आप देखिए कमजोर नतीजे इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं, जो अनुमान था वैसे ही नंबर्स आते हुए दिखे हैं। बिक्री इस बार करीब 82% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही मुनाफा था 263 करोड़ का पिछले साल, वहां से इस बार करीब 600 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है और मार्जिन 20% से घटकर इनफैक्ट नेगेटिव आते हुए दिखे हैं, क्योंकि कामकाजी घाटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है। हेक्सावेयर पर नजर रखिए क्योंकि कल वैसे आप देखें तो जो डीलिस्टिंग में बोलियां लगानी थी उसका आखिरी दिन था, लेकिन अब वो जो बोलियां लगाने का दिन है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखा है डीलिस्टिंग के लिए, और आज आखिरी दिन रहेगा जहाँ पे बोलियां लगा पाएंगे आप डीलिस्टिंग के लिए। सेबी ने इस तारीख को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दे दी है और जो ऑफर प्राइस है वो अराउंड 265 रुपीज है, इस पर नजर रखें। ऑरबिंदो फार्मा एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे कोरोना वैक्सीन के विस्तार के लिए कंपनी ने डीबीटी के साथ एक करार किया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ करार किया है और उनका ये कहना है कि विदेशी स्टैंडर्ड की तरह से वैक्सीन बनाने की तैयारी फिलहाल कंपनी करती हुई दिख रही है, तो इस पर नजर रखें। और साथ ही लैब्स हॉस्पिटल की स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि अब कोविड मरीजों के लिए जो सिटी स्कैन के चार्जेस हैं उस पर भी सीमा तय की जाएगी। पहले जो कोविड टेस्ट है उस पर सीमा लगाई गई, अब सिटी स्कैन पर भी सीमा तय होती हुई दिख सकती है, तो इस पर आप नजर रखें। पिरामिड एंटरप्राइज इसके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्लैकस्टोन और पार्टनर्स ग्रुप दोनों ही पिरामिड ग्लास के कारोबार को खरीदने के लिए इस रेस में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कुल वैल्यूएशन देखें तो करीब $100 करोड़ का ये वैल्यूएशन आता हुआ दिख रहा है, तो इस पर नजर रहेगी। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम जान लेते हैं कि हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है। कोटक बैंक और एक नौकरी, ये जिसको हम इन्फो एज भी कहते हैं, ये 2 कंपनियां मैं लेके आया हूँ ऑप्शंस के लिए। कोटक बैंक को अगर देखें तो आज 1340 रुपए का जो कॉल है वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 31 रुपए पे लेने के लिए। 21 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा इसका 40 रुपए। सीरीज के अंदर इसके अंदर काफी हद तक शॉर्ट्स हुए हैं, 16% इसका ओआई बढ़ा है और 6.7% स्टॉक पूरी सीरीज में नीचे है। दूसरा जो स्टॉक है वो नौकरी या इन्फो एज, उसमें भी सितंबर माह का 3600 की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 74 रुपए 50 पैसे पे लेने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपए, टारगेट रहेगा 115। तो ध्यान रहे कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग बनाएंगे। और फिर भी क्योंकि 2 ऑप्शन और बहुत सारे और भी एडवाइस आपको देते हैं, एक ऑप्शन अभी बाद में और भी आएगा, तो अगर दोनों में से एक चुनना हो कोटक या नौकरी में, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कोटक में ज्यादा है।
चलिए तो ऑप्शन की दो दमदार कॉल अब हमारे पास हैं। कोटक बैंक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1340 की कॉल खरीदने की राय यहाँ पर शर्मा जी दे रहे हैं। टारगेट जो है 46 के, स्टॉप लॉस 21 के मानकर आप चल सकते हैं। वहीं इन्फो एज सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 3600 की कॉल खरीदने की राय इनकी तरफ से आती हुई 115 के टारगेट्स को मानकर चले। इधर भी 52 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल में हर रोज शाम 7:30 बजे हम ऑप्शन की दमदार रणनीति यूं ही आपको सुझाते हैं और साथ ही बाजार से जुड़ा हर एक्शन आपके लिए लेकर आते हैं। बाजार के बाद भी पूरे दिन का डोज एक आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो अगर कमाना है मुनाफा तो हमारी एक खास पेशकश हर रोज शाम 7:30 बजे आप देखना बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। इनफैक्ट खरीदारी ही, क्योंकि सारी की सारी कॉल्स आज खरीदारी की तरफ इशारा कर रही है। चॉइस ब्रोकिंग की राय भारतीय एयरटेल पर है। आप 505 के लक्ष्य को मानकर चले। 475 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से इन्फो एज पर खरीदारी की राय आई है। ध्यान रखें, अभी शर्मा जी ने भी ऑप्शन की दमदार रणनीति में इन्फो एज सुझाया है और यहां पर कैश मार्केट में भी इन्फो एज पर खरीदारी की राय। आनंद राठी सिक्योरिटीज ये मानता है कि 3630 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 3470 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी की जा सकती है। यहां पर 250 के टारगेट्स को मानकर चले 235 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। तो ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स और ऑप्शन की दमदार पिक्स आपके लिए। लेकिन चलिए मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल.com से मानस जायसवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज का ट्रेडिंग सेशन आप कैसे देख रहे हैं? इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है, ये जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, दोनों ही इंडेक्स पे देखिए तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, यहाँ पर हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है। तो मैं नहीं समझता कि आपको दोनों इंडेक्स में कोई एग्रेसिव ट्रेड लेना है। और निफ्टी पे इससे इम्पोर्टेंट है कि 11,600 कि इस तरह जब तक ब्रेक ना हो यहाँ पर एग्रेसिव खरीदारी नहीं करनी है। और वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो 22,800 पे काफी रेजिस्टेंस दिखता है। तो जब तक बैंक की 22,800 के लेवल ब्रेक ना करें, यहाँ पर भी आपको एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बनाने हैं। हालांकि ये एक स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट है, तो बेटर है कि आप इंडाइसेस छोड़ के सेक्टर्स और स्टॉक्स पे ध्यान दें। बिल्कुल ठीक बात है मानस। तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए कौन सी टॉपिक्स आप सुझाना चाहेंगे व्यूअर्स को? मानसी देखिए, मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस है, इसलिए डिफेंसिव के साथ जाएंगे। और दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पर लगातार हमें पिछले 2 दिनों से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो पहला आईटी और दूसरा फार्मा है। आईटी में देखिए तो आईटी में मिड कैप स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। अभी हमने 2 दिन से कुछ लार्ज कैप में बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन मिड कैप में हेक्सावेयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हेक्सावेयर ने 440 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। चार्ट को देखिए तो आपको वहां पर हायर टॉप हायर बॉटम क्लियरली दिखेंगे। तो हेक्सावेयर में काफी पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि हेक्सावेयर करीब 490 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो खरीदारी करे। 430 के स्टॉप लॉस रखे। और फार्मा क्षेत्र से रहेगा लुपिन। देखिए, लुपिन में मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां से स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम आर्ली चार्ट में बना रहा है। अब ये शायद अपने पिछले हाइज को टेस्ट करेगा, जो कि 1035 के आसपास है। तो खरीदारी करने के मौके हैं। 980 के स्टॉप लॉस सकते हैं। बिल्कुल मानस, आईटी और फार्मा की तो बात आपने की ही, लेकिन साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स ने भी बाजार को संभालने का काम कुछ हद तक किया था। इन सेक्टर्स पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा मानसी, क्योंकि अभी भी इतना क्लियर ट्रेंड मेरे को बैंक निफ्टी में दिखता नहीं है। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक को देखें, जहां पर आपको थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को कल मिला जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी हाई लेवल पे अभी रेजिस्टेंस दिखता है। तो मैं नहीं समझता कि अभी आपको बैंकिंग की तरफ देखना है। बैंकिंग में कॉशियस रहने की जरूरत है। थोड़ा और इंतजार करिए, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले, उसके बाद ही बैंकिंग की तरफ जाएंगे। बिल्कुल मानस, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सपर्ट की तरफ से 2 कॉल है। ल्यूपिन आप देखिए, खरीदारी का मन यहां पर आप बनाकर चल सकते हैं। 1035 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 980 का स्टॉप लॉस लगाएगा। हेक्सावेयर पर भी खरीदारी की राय। मानस का मानना है कि 490 के टारगेट से देख सकता है। 430 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। कमोडिटी बाजार पर जायजा लेने के लिए हमने जिगर त्रिवेदी से बात की, उनके कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बुलियन मार्केट से। खरीदारी की राय सोने पर ये दे रहे हैं। गोल्ड में 51,900 के टारगेट्स आप देख सकते हैं। 51,600 51,600 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। बेस मेटल्स ओके, जिगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, बताएं बुलियन मार्केट पर आपकी कॉल मैंने जरूर दी है, लेकिन खरीदारी के पीछे की वजह आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे।
गुड मॉर्निंग मानसी जी, मुझे ये लग रहा है आज जो फेड की आउटकम आएगा और उसके साथ जो यूरो जोन के ट्रेड बैलेंस नंबर्स भी आएंगे, जिसकी वजह से हमें लग रहा है सेंटीमेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर में पॉजिटिव रहेंगे। सो आई थिंक बुलियन मार्केट में गोल्ड मुझे लग रहा है बाय करके चल सकते हैं। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 51,700, स्टॉप लॉस वुड बी 51,600, टारगेट वुड बी 51,900। ओके जिगर, साथ ही कच्चे तेल की चाल को आप कैसे देख रहे हैं आज? तो कल से ट्रेडिंग सेशन में हमने एक क्रूड में एक मोमेंटम देखा था पॉजिटिव, और आज सुबह भी देखिए एपीआई की जो इन्वेंटरी आई है काफी एक डिप दर्शाया गया है उसमें वीकली इन्वेंटरीज में। तो सेंटीमेंट थोड़े बहुत यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं क्रूड ऑयल के। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 2830, 2800 इज अ स्टॉप लॉस, 2880 इज टारगेट। बिल्कुल। और जिगर, बेस मेटल्स में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जो आप सुझाना चाहेंगे? तो पिछले एक हफ्ते से हमने देखा है कॉपर में अच्छी सी एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट हुई थी, लेकिन कल हमने देखा चाइना के जो पॉजिटिव डेटा आए थे उसके काउंटर किया था यूएस के नेगेटिव डेटा ने। यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया था, दैट डिसअपॉइंटेड द मार्केट। आफ्टर दैट वी हैव सीन अ सेलिंग प्रेशर। सो कॉपर में करेक्शन आ सकता है मार्केट में। कॉपर सितंबर सेल अराउंड 529, 532 इज द स्टॉप लॉस एंड 524 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ आशीष अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहली रिपोर्ट है, देखिए वोडाफोन आइडिया पर सीएलएसई की रिपोर्ट है और लंबे समय के बाद ये ब्रोकरेज हाउस जो है दोबारा स्टॉक पर पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन इस बार जो लक्ष्य है वो 8.5 रुपए से बढ़ाकर 12 कर दिया। हालांकि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 11.75 के आसपास है। ये कह रहे कि एआरपीयू जो है कंपनी की 250 रुपए के आसपास होनी चाहिए, लेकिन जो फोकस कर रही है टॉप 16 सर्कल्स में, इससे आगे जाके एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लगातार दूसरा दिन है एचडीएफसी लिमिटेड पर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। जेफरीज की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 2210 रुपए के लक्ष्य ले 1763 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि क्रेडिट कॉस्ट जो है हल्का सा एलिवेटेड रहेगा, लेकिन आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सीएलएसई की एक रिपोर्ट है इंडसइंड बैंक पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 665 रुपए के लक्ष्य के लिए 637 जो है कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे कि आगे जाके डिपॉजिट्स जो है वो स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे। क्रेडिट कॉस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो स्थिति अब थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अपोलो हॉस्पिटल नतीजों के बाद सीएलएसई की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1820 रुपए के लक्ष्य के लिए। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है लुपिन पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1016 रुपए के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।